मैकेनिक्स के कोर्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टिकल डायनामिक्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि पार्टिकल डायनामिक्स किस चीज़ को बोला जाता है। पार्टिकल डायनामिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ द मोशन ऑफ अ सिंगल मटेरियल पार्टिकल ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ जा रहा है तो उसके पास मोशन है। अब हम देखना चाहते हैं उस मोशन की डिपेंडेंस, उस मोशन की डिपेंडेंस किस चीज़ पे? ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उस पर फोर्सेज लग रही होती हैं, चाहे वो उसकी मोशन को या तो सपोर्ट करती हैं या उसकी मोशन को अपोज करती हैं, बट फोर्सेज लगती ज़रूर हैं। तो हम यही देखना चाहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो मोशन किस तरह से उन एक्सटर्नल फोर्सेज पे डिपेंड करती है। आज के लेक्चर में इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्सेज के कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे। एक्सटर्नल फोर्सेज में हम डील करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेज जो होती हैं वो भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज में शामिल हो जाती हैं। अगर हम ड्रैग फोर्स की बात करें तो ड्रैग फोर्स भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी। तो इस चैप्टर में इन शॉर्ट हम फोर्सेज को डील करने जा रहे हैं। वो फोर्स नॉर्मल की फोर्स हो सकती है, वो फोर्स वेट की फोर्स हो सकती है, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, वो फोर्स ड्रैग फोर्स हो सकती है, या वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो वाली फोर्स भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन जो है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्सेस पे जो कि इस पे एक्ट कर रही हैं। तो आपको पता है कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो डील करते हैं फोर्सेस को। उनमें हम फोर्सेस के इफेक्ट्स को देखते हैं कि फोर्सेस किस तरह से हमारी मोशन को सपोर्ट करती हैं या अपोज करती हैं। इन शॉर्ट हम न्यूटन्स के लॉ में फोर्सेस को डील करते हैं। तो इसलिए आज हम न्यूटन्स के लॉ को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम फ्रिक्शनल फोर्सेस के लेक्चर्स को फ्रिक्शनल फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होती हैं, एंड देन हम ड्रैग फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे कि ड्रैग फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। और बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। और बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, अगर कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है तो वो चाहेगी विल कंटिन्यू टू मूव, वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहेगी। कब तक? अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको पता है अगर अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है तो जब इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस पे फोर्स होगी नॉर्मल की, वो क्या होगी? अपवर्ड होगी। अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस कर रही हैं तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो पड़ी ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। किस तरह से अनबैलेंस्ड होनी चाहिए हम देख लेते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं रेस्ट की पोजीशन में हूँ तो मैं इसी पोजीशन में ही पड़ा रहूँ। तो इसके लिए ये क्या करेगा? कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा जिसकी वजह से अगर हम फोर्स लगाते भी रहें तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो आप देखते हैं कि फ़ौरन वो मूव नहीं करता, कभी भी फ़ौरन मूव नहीं करता। थोड़ी देर पहले वो पड़ा रहता है, जब तक हम उस पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करते वो मूव नहीं करता। इसका मतलब है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई और फोर्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है जो कि हमारी इस फोर्स को क्या करती है? अपोज करती है। तो उसका हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स होती है, बट कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कि अगर हम ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, तो उस वक्त वो फ्रिक्शन देगा। वो मूव नहीं करना चाहता, वो बॉडी को रेस्ट में ही रहने दे, वो चाहता है कि बॉडी रेस्ट में ही रहे। तो उस फ्रिक्शन को या उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन का। आप फोर्स अप्लाई करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगी। जब भी आप फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगी तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो खुद ब खुद थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी।
एक लिमिट तक इंक्रीज़ होगी, बट जब आप बाहर से इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें कि इस फोर्स के इफेक्ट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो अब हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो अनबैलेंस्ड हो गई है। पहले दोनों फोर्सेस बैलेंस में थी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, बट अब जो फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड हो गई है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, तो अब बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। बट ये कब हुआ है, जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की, अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये तब हुआ जब हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की। अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करते तो ये बॉडी जिस पोजीशन में है उसने उसी पोजीशन में ही रहना था। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी, कब तक, अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई चीज़ है वो मूव करती हुई जा रही है, अब बॉल के एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये मूव करती हुई जा रही है तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग इसको मूव ही करते जाना चाहिए, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी। बट हम देखते हैं कि ये बॉल अगर हम उसको मूव कराएं तो वो स्टॉप हो जाती है। वो क्यों स्टॉप हो जाती है, कभी आपने सोचा है? न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग बॉल को स्टॉप नहीं होना चाहिए, बट अब हमारी बॉल किसी एक सर्टन पोजीशन पे जाकर स्टॉप हो जाती है। अब हमें पता है कि यूनिवर्स में फ्रिक्शनल फोर्सेस भी हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या करती हैं, उसकी मोशन को क्या कर देंगी, स्टॉप कर देंगी। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉल चलती रहनी चाहिए, कब तक, अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये बॉल तब तक मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो ये बॉल मूव करती रहेगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पर कौन सी फोर्सेज लगेंगी, फ्रिक्शनल फोर्सेज लगेंगी, और फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इस बॉल की मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अब हमने सीख लिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगी। सिंपल वर्डिंग में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज को कबूल नहीं करता। वो कहता है कि चेंज ना आए, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि उसकी मोशन जो है वो चलती ही जाए, वो स्टॉप ना कर जाए। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें अर्थ की, हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये सन है, इसके गिर्द किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अब आप देखते हैं कि अर्थ जो है वो कभी रुकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये मूव करती जा रही है, अर्थ कभी भी स्टॉप नहीं हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है तो उसकी मोशन को कोई चीज़ अपोज नहीं कर रही, तो अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्योंकि स्पेस में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस के इफेक्ट बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि आपकी जो अर्थ है उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्लेनेट का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर थोड़ी बहुत फ्रिक्शनल इफेक्ट होते भी हैं तो वो इसकी मोशन को अपोज करके उसको स्टॉप नहीं कर सकते। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में सन की गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो ये रिवॉल्व करती रहेगी, कब तक, जब तक इस पर कोई बैरूनी फोर्स एक्ट ना करे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस लॉ को दूसरा क्या नाम दिया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है कि ये मोशन को ये चेंज को अपोज करता है। किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी खसूसियत है कि अगर वो अपने किसी सर्टन पोजीशन में है तो वो उस पोजीशन पे ही रहना चाहेगा, वो चेंज को अपोज करेगा। लेट्स सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, आप उस पर फोर्स लगाना चाहेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया एक ही चीज़ें हैं। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो एक ऐसा लॉ है जो कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो चाहता है कि उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी पोजीशन है वो एक ही रहे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। इनर्शिया की 3 टाइप्स हो सकती हैं, स्टैटिक इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टैटिक इनर्शिया क्या होता है? स्टैटिक इनर्शिया में ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी,
आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं, आप रेस्ट के पोजीशन में हैं, अभी गाड़ी ने मूव नहीं किया, तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो आप पीछे की जानिब इस तरह से होते हैं। आपने कभी नोट किया ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो गाड़ी के साथ कांटेक्ट में होता है, वो आगे को मूव करता है, बट आप इस तरह से पीछे होते हैं। आप पहले जिस पोजीशन में थे आप उसी पोजीशन में ही रहना चाहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा इनर्शिया था? स्टैटिक इनर्शिया था। उसके बाद हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है, मोशन में है, तो वो क्या चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, उसको कोई चीज़ स्टॉप ना कर सके। आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी मूव करती हुई जा रही है, आप भी साथ मूव कर रहे हैं, बट गाड़ी पे जब सडनली ब्रेक अप्लाई की जाती है तो आप देखते हैं कि गाड़ी पे जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो आप आगे की तरफ जाते हैं। तो इट मीन्स आपके बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो कि गाड़ी के साथ कांटेक्ट में होता है वो तो गाड़ी के साथ रुक जाता है, बट आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो गाड़ी के साथ वो अपनी मोशन को उसी तरह आगे ही रखना चाहता है, वो मूव ही कराना चाहता है। आप देख सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन भी हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करने देगा। लेट्स सपोज आप गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी सीधी जा रही है, आप भी उसी पोजीशन में जा रहे हैं, बट गाड़ी जैसे ही टर्न लेती है तो आप अपनी पोजीशन जो है वो उसी जगह पे रखना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इसलिए आप जो है वो उस साइड पे टिल्ट होते हैं। अगर गाड़ी इस साइड पे जाती है तो आप इस साइड पे टिल्ट होते हैं, क्योंकि आप अपनी मोशन को उसी साइड पे रखना चाहते हैं। तो आप अपनी डायरेक्शन को जब चेंज नहीं करना चाहते तो उस टाइम पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई की, उसके पास पहले कुछ वेलोसिटी होगी vi, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vf। पहले उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, थोड़ा सा टाइम भी पास हुआ है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? vf माइनस vi/t। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पहले कुछ ना कुछ सर्टन वेलोसिटी है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर आप वेलोसिटी का चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर हम ये देखना चाहें कि ये एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास बॉडी का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं बट वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करती, वो इतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं होती, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। मास का एक्सेलरेशन का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। अगर आप इस साइन को ख़त्म करना चाहें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला है जो कि आपने माइंड में रखना है कि F इज इक्वल टू ma। इसको हम एक और लिहाज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम। हम क्या करेंगे? हमें पता है F इज इक्वल टू ma। एक ही जगह पे हम क्या कर सकते हैं? m एक्सेलरेशन क्या होता है? vf माइनस vi/t। मैथ के साथ मल्टीप्लाई करें, mvf माइनस mvi/t। तो हमें पता है p क्या होता है? mv के इक्वल होता है, इट मीन्स कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। t को हम डेल टी बोलेंगे क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डेल p/डेल t। तो हमारे पास न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू डेल p/डेल t। ये हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ की एक फॉर्म है, और ये हमारे पास दूसरी फॉर्म है जिसमें हमारे पास फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है।
अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ किस तरह से यूज़ होती है। जिस तरह कि अगर आप वो मैच देख रहे हो तो आप देखते हैं कि जब भी कोई प्लेयर जो है वो अगर कैच करता है तो वो कैच करने के बाद इस तरह से क्यों करता है, कैच को नीचे की तरफ लेके क्यों जाता है, कभी आपने नोटिस किया है? वो ऐसा इसलिए करता है कि वो टाइम को इंक्रीज़ करना चाह रहा होता है। वो टाइम को जब इंक्रीज़ करेगा, जब टाइम आपके पास इंक्रीज़ होगा तो डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जब डेल पी की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब वो बॉल को अगर कैच आ रहा है वो सिंपल इस तरह से पकड़ता है तो उसके हाथ जो है वो हर्ट होंगे, उसको चोट लगेगी। बट अगर वो इस तरह से कैच करने के बाद अपने हाथ को इस तरह से पीछे ले जाता है तो इसका मतलब है कि वो टाइम को इंक्रीज़ कर रहा है। जब टाइम इंक्रीज़ होगा तो डेल पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब डेल पी कम होगा तो उसके हाथ पे लगने वाली फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे न्यूटन्स के लॉ से हम इम्पल्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आप इसी एफ को मल्टीप्लाई कर दें डेल टी के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है? डेल पी। और एफ क्रॉस डेल टी, इसको आप इम्पल्स बोल सकते हैं। इम्पल्स क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। आई किसके बराबर आ जाएगा? एफ क्रॉस डेल टी, और जे किसके बराबर आ गया? डेल पी। हम कह सकते हैं कि आई किसके बराबर आ गया? डेल पी। इम्पल्स क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। बट ये टाइम कौन सा होता है? ये टाइम बहुत शॉर्ट होना चाहिए, तभी आपकी फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके जब बॉल जो होती है वो बैट के साथ आके स्ट्राइक करती है तो वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए स्ट्राइक करती है बट छक्का लग जाता है। इट मीन्स टाइम जब बहुत कम होता है तो फोर्स क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इम्पल्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इम्पल्स क्या अब आप देखें कि अगर टाइम जो है वो बहुत कम है तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब फोर्स ज़्यादा होगी तो आपका मोमेंटम जो इम्पल्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि इम्पल्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किस चीज़ के बराबर आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ की एक फॉर्म एफ इजिकल टू एम ए है, दूसरी फॉर्म इसकी क्या है? एफ इजिकल टू डेल पी बाय डेल टी। अगर आप डेल टी को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इम्पल्स का रिलेशन आ जाता है जो कि चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। ये एग्जाम्पल कि एफ क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, कि अगर आप अपना पाँव जो है वो किसी पत्थर के साथ स्ट्राइक करें और उसी पाँव को आप किसी फुटबॉल के साथ स्ट्राइक करें तो आपका पाँव कब हर्ट होता है, कब ज़ख्मी होता है? जब आप उसको स्टोन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो जो चीज़ें हार्ड होती हैं उनकी जो फोर्स होती है रिस्पॉन्स की वो क्या होती है? क्विक होती है। बट अगर आप सॉफ्ट चीज़ के साथ पाँव को टकराते हैं तो कुछ टाइम उस फुटबॉल को कंप्रेस करने में लग जाएगा, आपका टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। टाइम जब होगा इंक्रीज़ तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। आपका पाँव जो है वो हर्ट नहीं होगा। आपने एक पाँव है उसको स्ट्राइक किया स्टोन के साथ, फिर आपने उसको स्ट्राइक किया फुटबॉल के साथ। जब आप उसको फुटबॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो आपका कोलिजन टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपका पाँव जो है जब कोलाइड करता है तो फुटबॉल थोड़ी सी कंप्रेस होगी तो आपका टाइम इंक्रीज़ होगा। जब टाइम इंक्रीज़ होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो जब आप पाँव को फुटबॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो फोर्स क्या लगती है? कम। बट अगर आप पाँव को स्टोन के साथ पत्थर के साथ जब कोलाइड टकराते हैं, पत्थर पर मारते हैं तो आपके पास टाइम जो होता है वो क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। जब चीज़ें सख्त, एक चीज़ सख्त हो उसके साथ अगर आप किसी चीज़ को कोलाइड करें तो रिस्पांस जो है वो क्विक आता है। क्विक रिस्पांस का मतलब है टाइम कम होता है। जब टाइम कम होता है तो फोर्स क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से आपका पाँव जो है वो हर्ट हो जाता है। तो अब हमने देख लिया कि न्यूटन्स के लॉ जो है वो जस्ट बुक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। हर स्टेप में हमें न्यूटन का कोई ना कोई लॉ नज़र आ रहा होता है। अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्सेज। अगर कोई बॉडीज़ हैं वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो क्या करेंगी? इंटरेक्ट करेंगी तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी। फोर्स कैसी होगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनको कोलाइड कराया जाता है,
कोलाइड कराया जाएगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बट उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक पे फोर्स लगती है Fa, दूसरे पे लगती है Fb, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरह से काम करता है। जब हम चलते हैं तब असल में क्या करते हैं, हम फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं अर्थ पे, अर्थ पे फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, बट एक्चुअल में क्या हम अर्थ को पीछे धकेल सकते हैं, नहीं धकेल सकते, क्योंकि अर्थ का महत्व है बहुत ज़्यादा है। हम अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, उसके पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो उसके डायरेक्शन में अर्थ हम पे फोर्स लगाती है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जितनी फोर्स हम अर्थ पे लगाते हैं जितनी फोर्स अर्थ हम पे लगाती है, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर हम बात करें रॉकेट की, तो रॉकेट में क्या होता है, ये रॉकेट है, रॉकेट के इंजन से गैसेज हैं वो बाहर को एक्सपेल होती हैं। जब गैसेस बाहर को एक्सपेल होती हैं तो ये एयर पे फोर्स लगाती हैं। तो आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ, अब जब थर्ड लॉ एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, जब गैसेस एयर पे फोर्स लगाएंगी तो उसके रिएक्शन में एयर जो है वो रॉकेट पे फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर को मूव करेगा। तो जितनी ज़्यादा गैसेस एक्सपेल होंगी उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी एयर पे, और उसके रिस्पॉन्स में उतनी ही एयर जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी किस पे, रॉकेट पे। तो रॉकेट उतनी ही तेज़ी से मूव करता हुआ ऊपर जाएगा। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई गुब्बारा है जिसमें आपने हवा भरी हुई है, आप देखते हैं कि अगर आप उसको छोड़ते हैं तो हवा पीछे की जानिब आती है, वो गुब्बारा ऊपर को जाता है। गुब्बारा ऊपर को किस तरह से जाता है, जब हवा पीछे को निकलती है तो अर्थ, हमारी जो एयर है वो भी उस पर फोर्स लगाती है गुब्बारे पे, जो कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है। तो आज हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उन पे किस तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। इस चैप्टर में हम फोर्सेस के साथ डील करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी एंड ड्रैग फोर्स होगी, नॉर्मल फोर्स होगी, वेट की फोर्स होगी। तो हमने सबसे पहले ये सीखा कि न्यूटन्स की लॉ में फोर्सेस को किस तरह से डील किया जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर से आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, F = ma। और अगर आप इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहें तो F = del P/del T हो जाएगा, कि मोमेंटम में चेंज जितना ज़्यादा होगा फोर्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद हमने क्या किया, डेल टी को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से इम्पल्स का रिलेशन आ गया। तो हमने देखा कि टाइम जितना ज़्यादा कम होता है तो फोर्स का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमने चंद एग्जांपल डिस्कस कर ली। देन हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस किया कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, तो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं बट डायरेक्शन में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। जब हम चलते हैं तो